सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी प्यारी और शानदार और एक समझने वाली बात बोली गई यार। उन्हें कहते हैं कि समझदार जो होता है वो अपना काम करके निकल जाता है और बेवकूफ जो रहता है वो उस काम में पता नहीं कब तक लगा रहता है। तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। बोला क्या गया है, जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो। बदलना किस तरीके से, बोला ये गया कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पैरों में अगर कोई दिक्कत है, पैरों में अगर आप लोगों के जैसे कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर है या फिर कुछ और भी दिक्कत है, तो वहां पर सब जगह कारपेट बिछाते रहना कि हाँ यहाँ यहाँ को मुझे चलना है, तो वो बेवकूफी वाली बात होगी। अपने खुद के पैरों में चप्पल पहनने वाला आसान काम होगा। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर जगह पेड़ लगाना कि मुझे हरा हरा देखना है, जहां भी जाओ वहां पेड़ लगाओ, जहां भी जाओ वहां पेड़ लगाओ। हालांकि इन्वायरमेंट के लिए सही है, पर क्यों ना हर एक कलर का चश्मा पहन लो तो सारी चीजें हरी हरी दिखने लगेगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसलिए अपने ऊपर इंसान को काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चेंज रिक्वायरमेंट है आप लोग की लाइफ में, तो उसको तुरंत इंप्लीमेंट करो। इससे क्या होगा, आप लोगों का टाइम भी बचेगा, आप लोग की एनर्जी बचेगी, और जो काम आप लोग करना चाहते हैं वो काम कर कर आप लोग निकल जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ नया आप लोग को जानने को मिलेगा। आइए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी कि जो विकलांग पर्सन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अब की बार की थीम क्या है, इसके बारे में और कई सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर एक एनालिसिस के बारे में, जो कि वाटर लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश में वाटर लेवल जो है वो किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये डन किया गया CGWB के द्वारा। तो ये बताता है कि हमारे देश में 33% जो कुएं हैं अगर उनको मॉनिटर किया जाए तो ग्राउंड वाटर जो है वो 0 से लेकर 2% तक नीचे चला गया है। यानी कि कुओं के अंदर जो पानी का लेवल हुआ करता था वो काफी नीचे अब चला गया है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। तो समझेंगे इसको, 0 से लेकर 2 मीटर तक यहाँ पर ये स्टडी में बताया गया है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसके चलते ये बताया जाता है कि इंडिया यानी कि हमारा देश जो है उसमें ग्राउंड वाटर के यानी कि जमीन के अंदर से जो पानी है वो सबसे ज्यादा निकाला जाता है। रीजन आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में मैक्सिमम सबसे ज्यादा पानी हमारी कंट्री में यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते काफी पानी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अगर बात करें पानी के बारे में, पानी जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, यानी कि आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, यानी कि सेंटर काम करेगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट काम करेगा, और एक है यहाँ पर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। तो उस लिस्ट में पानी को कहां पर रखा गया है, किस पोजीशन पर रखा गया है, सेंटर, स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, ये आप लोग को बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सारी चीजों को देखता है, बैंकों का पापा आप लोग बोल सकते हैं, पापा बैंक। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसमें अभी इसको चेंज करना पड़ेगा CBDC के लिए। ये CBDC जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, आखिर क्या है ये, काफी सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। ZED तो ये क्या है, लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। अगर बात करें तो QCI ये अपॉइंटेड की जाती है, नेशनल मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन यूनिट, किसके लिए, ZED के लिए। तो ये क्या है आप लोग इसके बारे में बताइए। इंडिया यंग वोटर जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है। तो डिस्कशन काफी प्यारा रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी के साथ में वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो प्रॉपर वीडियो को एंड तक देखिएगा, टकटकी लगाकर। जितनी भी चीजें देखिए आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनका रिवीजन भी होता है, कई सारी चीजें नहीं जानने को मिलती है, ठीक है। तो जो भी नई चीजें आप लोगों की जो लाइफ में ऐड होती रहती हैं उनको कोशिश किया करो थोड़े से टाइम के बाद में अगर रिवाइज कर ले करो, ताकि वो आप लोग की मेमोरी में परमानेंट सेट हो जाए। तो ये काम आप लोग को जरूर करना है। इंपोर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये जो डे है बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट डे ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। हमारे देश में दिव्यांगन यूज किया जाता है। दिव्यांगन क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उसके दूसरे जो सेंस है वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो फिर भी अपनी जिंदगी को आराम से बेसिकली लीड कर पाते हैं, ठीक है।
सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी, चीजों को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है इंसान की। तो इसीलिए दिव्य अंग दूसरे ऐसा इस तरीके से काम करने लगते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 3 दिसंबर को ये डे यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो समझ सकें, जो डिसेबल पर्सन है उनको, और समझ भी सकें और उनको एक्सेप्ट भी कर सकें। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर कोई यहाँ पर मिल जाता है सोसाइटी में, कोई भी दिव्यांगन है, तो हम लोग बेचारे की नजर से देखते हैं कि यार बेचारा ये, यार बेचारा वो। तो बेचारा नहीं देखना है, वे हमारे ही जैसे हैं, अपनी ही तरह उनको एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट मानकर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एक तरीके से उनके अंदर भी पूरी क्षमता है जितनी हमारे अंदर है, तो वो बेचारे वाली नजरें न रख के एक ऐसे पर्सन की तरीके देखना है कि हाँ उसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट है, पर हाँ वो भी कैपेबल है, तो वो वाली चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो बात की जा रही है थीम की, वो काफी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यानी कि अभी यहाँ पर लीडरशिप होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका। अगर हम लोग अपनी जो ये दुनिया है इसको इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं कोविड-19 के बाद में। आज की डेट में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून पार्लियामेंट के द्वारा बना दिए जाते हैं जो कि इनसेंसिटिव रहते हैं वुमेन को लेकर या फिर किसी दूसरी कम्युनिटी को लेकर। तो हमारी देश की एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, तो मैक्सिमम जो मुद्दे हैं वो पुरुष प्रधान जो चीजें हैं उनके आसपास आप लोग को घूमते हुए नजर आएंगे। इवन आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि आज की डेट में है कि हम लोग विकलांग जो गण है उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। मेट्रो हो गई, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है कि हाँ विकलांग गण को साथ में लेके चलते हैं, उनके लिए वहां पर अलग से आने जाने के लिए पट्टियां बना रखी है, येलो पट्टी आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर उनको खड़ा होना है वो फील कर सकते हैं। पर लेकिन क्या नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो चीजें हैं, आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे हजारों उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि आज की डेट में वुमेन फ्रेंडली भी नहीं है। देखिए महिलाएं जो है ना, अगर आप लोगों से नॉर्मल तरीके से पूछा जाए, पहले हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में दुनिया भर के लोगों की जान चली गई। उसके बाद में हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में और दुनिया भर के लोगों की जान चली गई और मैक्सिमम उसमें मेल कम्युनिटी की जान गई। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि घर में अगर कमाने वाला कोई एक मर्द था अकेला, तो वहां से फिर महिलाओं को घर से बाहर निकल कर आना पड़ा काम करने के लिए। तो फीमेल को पहले जो था मैक्सिमम घरों में रहना पड़ता था, फिर यहाँ पर फीमेल जो है वो आउट वर्ल्ड के साथ में अपना कॉन्टैक्ट करने लगी। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ने लगी तब चीजें यहाँ पर समझ में आई कि इस तरीके से महिला भी एक तरीके से जो आउटसाइड वर्ल्ड का पार्ट होने लगी। तब वहां पर चीजें उन्होंने अपने हक मांगे, अधिकार मांगे और उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो वहां से दुनिया में चीजें जो है इंप्लीमेंट करना स्टार्ट की हम लोगों ने। वरना पहले सारी चीजें जो थी वो इंसान जो थे, जो एक तरीके से जो मेल कम्युनिटी थी, वो अपने हिसाब से बनाया करते थे। तो ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन ट्रांसजेंडर जो है, अगर कोई किन्नर है, वो पैदाइश से किन्नर है, आज से तो है नहीं, वो इतने दिनों से किन्नर है, वो दुनिया भर के किन्नर हमारे देश में भी रहते हैं, पर लेकिन हम लोगों ने कभी उनके अधिकार के बारे में बात नहीं की। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी उनको हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला जो केस आया 2014 में, तब से लेकर यहां पर उनको एक विकलांग तब से लेकर उनको यहां पर एक जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का दर्जा दिया गया और उसमें वहां पर उनको फंडामेंटल राइट दिए गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोगों ने साइड में रख रखा था। तो ये जरूरी है कि सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये वाली बातें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आई होप कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट है न्यूज काफी, ऐसी चीज कई बार आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये ऐसा डेटा होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बात यहाँ पर ये की जा रही है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा अभी यहाँ पर एक डेटा प्रस्तुत किया गया। उसमें ये बोला गया कि हमारे देश में जो कुएं हैं, जहां जहां पर कुएं हुआ करते थे, वहां पर पानी का जो लेवल है लगभग 0 से लेके 2 मीटर तक गिर गया है। यानी कि 33% जो वेल है हमारी कंट्री में उनको मॉनिटर किया गया। तो इंडिकेटर देखने को मिला कि पानी कुएं के अंदर जो है वो कम होता हुआ जा रहा है। सॉरी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे और भी कई सारी जो मेट्रो सिटी है उनको देखा गया। उनके अंदर जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई, इंदौर मध्य प्रदेश, विजयवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये वो वाले एरिया हैं जहां पर लगभग 4 मीटर के करीब जो पानी का लेवल है वो अभी सिटीज के अंदर डिक्रीज हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो काफी हद तक हमारे देश में जो है वो यूज किया जा रहा है अलग अलग एरिया में, जिसके चलते यहाँ पर इंक्लूडिंग जो मेट्रोज होती हैं, जो सिटीज हैं,
उनमें काफी लार्ज स्केल पर, जिसके चलते यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो काफी नीचे गिर गया। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा ये एक एनालिसिस किया गया है। और अगर माने यूनेस्को के हिसाब से, तो इसके द्वारा तो ये बोला जाता है कि इसके द्वारा जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, इसने ये बोला कि दुनिया में पूरे संसार के अंदर में अगर आप लोग जाकर घूमोगे और आप लोग वहां पर देखोगे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर से पानी किस देश के द्वारा निकाला गया है, तो उसमें टॉप पर हमारे देश का नाम आएगा। तो हमारे देश ने सबसे ज्यादा जमीन के अंदर से पानी निकाला है। तो ग्राउंड वाटर जो है ये यहाँ पर नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें भी हम लोग मेजर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बोला गया कि कल को चलकर हम लोग अपनी कंट्री की जीडीपी अगर हम लोग काउंट करते हैं, तो जैसे ही हम लोग जीडीपी काउंट करेंगे यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, कितना हमारी कंट्री के अंदर सर्विस है, कितना हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से सारी चीजें की एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स और सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर पाए एक साल के अंदर में, पर लेकिन उसमें कितना पोर्शन पानी का रहा है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में हम लोगों ने गुड्स में चावल प्रोड्यूस करे, तो वो चावल को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पानी हम लोगों ने यूज किया, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने किसी देश को ले जाकर चावल बेच दिए, तो इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने चावल थोड़ी ना बेचे हैं वहां पर, इनडायरेक्ट वे में तो हम लोगों ने अपने देश का पानी बेचा है। तो पानी को काउंट नहीं करते हैं हम लोग अपनी कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अगर उसको हम लोग काउंट करें तो पता चल जाए कि हम लोग चावल नहीं, कितना पानी हम लोग दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं, खासकर उन एरिया के अंदर जहां पर पानी की ऑलरेडी कमी है, हम लोग ऐसे ऐसे क्रॉप्स वहां पर उगाते हैं जो कि पानी इंटेंसिव क्रॉप है, तो वहां से पानी की और कमी देखने को मिलेगी। और खासकर ये मुद्दे कब से उठने स्टार्ट हुए, जब से हमारे देश में खासकर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो उसी के बारे में अभी बात करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी कंट्री की जीडीपी में भी हम लोग को पानी को काउंट करना चाहिए, खासकर वो पानी जिसको बोलते हैं जल ही जीवन है। तो उसी जल को हम लोग को जीवन समझना है, तो ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी ग्राउंड वाटर इतना क्यों निकाला जा रहा है, सबसे मुद्दा तो पहला ये निकल कर आया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। जब 1960s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो चल रहा था, अपने पैर पसार रहा था, उस टाइम पर कई सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे कि आप लोग बात करें पंजाब वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में पानी की कमी है, पर लेकिन फिर भी वहां पर चावल जो है वो धूम धड़ाले से उगाया जाता है। रीजन क्या है, वहां पर उसका पैसा अच्छा मिलता है। तो ये आप लोगों को काफी बड़ी एक दिक्कत नजर आएगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ने कई सारे एरिया में ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दिया कि एक तरीके से वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाने के लिए फार्मर को मजबूर कर दिया उन एरिया में जिन एरिया में यहाँ पर किसानों को वो फसल नहीं उगानी चाहिए थी, पर लेकिन उनको प्रॉफिट वहां पर हो रहा था उसको उगाने से, तो उन्होंने धड़ल्ले से उस फसल को उगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें किसानों की कमी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कमी है, जिस तरीके से उन पॉलिसीज को लेकर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी तेजी से पानी जमीन से बाहर निकाला गया कि उसको आप लोग फिर से रिकवर भी नहीं कर पाए। वो कहते हैं ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब की कम से कम चीजें खत्म हो रही है तो उसके अंदर चीजें डालो भी, पेड़ काट रहे हो ना, धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हो तो थोड़े पेड़ लगाओ भी। तो वो वाला फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो एमएसपी क्या है, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम से कम किसानों को इतना प्राइस तो आप लोगों को देना है कि उनकी जिंदगी चलती रहे, उनका खर्चा निकलता रहे, जितना उन्होंने लागत लगाई है वो उनकी लागत प्रॉपर वे में निकल जाए। तो ये फंडा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, ये भी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है। वाटर इसकी वजह से कंटेमिनेटेड हो जाता है काफी देश में, यानी कि हमारे देश में पानी जो है पोल्यूशन इतना ज्यादा देखने को मिलेगा कि गंगा रिवर को जब से मैंने होश संभाले तब से मैं सुनता आ रहा हूँ गंगा रिवर जो है पोल्यूटेड है, ठीक है। तो पोल्यूटेड है और उसको बोलते हैं हर 5-10 साल में हम लोग उसको क्लियर कर देंगे, क्लीन कर देंगे। आज तक तो वो ही नहीं, क्योंकि जिस पैटर्न में आप लोग क्लियर करना चाह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि ऐसे नहीं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक है, तो यहाँ ये गंगा रिवर इधर से आ रही है बहती हुई और आप लोग यहाँ पर बैठ गए कि जितना भी करकट आएगा कूड़ा आएगा उसको हम लोग निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना होगा क्लियर। आप लोग जहां पर जो गांव है, जो नदी, जो यहाँ पर इसके ऊपर जो एक तरीके से इंडस्ट्री बनी हुई है, जब तक उन्हीं को आप लोग नहीं रोकोगे इसके अंदर गंदगी डालने से, तब तक थोड़ी ना क्लीन हो पाएगी। तो पीछे से ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोग यहाँ पर बैठे रहोगे पानी को छानने के लिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो कई बार कैसे एरिया भी है जहां पर काफी ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया जाता है खेतों में, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो यानी कि पानी जो है वो एक तरीके से जहरीला बन गया है। तो ये हरकतें यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। तो पहले वो हरकतें छोड़नी है जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें सुधर नहीं पाती हैं। इवन यहाँ पर अब से पहले तो ये भी था कि कई सारों ने अपने शौचालय जो थे, जो गंगा किनारे जो गांव हुआ करते थे, उन्होंने जहमत ही नहीं समझी कि उसके लिए खड्डा खोदा जाए, अपना जो सेफ्टी टैंक वगैरह वहां पर बनाया जाए, डायरेक्ट पानी का प्रवाह जो था वो उसमें डाल दिया कि ठीक है अपना बहकर चला जाएगा। तो ऐसी ऐसी भी हरकतें देखने को मिली। हालांकि वो चीजें अभी सुधर गई हैं काफी हद तक। ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की गई कि सोसाइटी ने खुले में सोच करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट किया गया उसने काफी हद तक चीजें संभाली, तो काफी अच्छा एक स्टेप आप लोग बोल सकते हो। इसी के साथ में इनएडुकेट रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है।
प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है देश के अंदर। आज की डेट में कहीं पर भी अगर आप लोग कुआं खोदना चाहते हैं ना, तो कहीं से आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग क्लियरेंस लेना है, जहां पर चाहे आप लोग कुआं खोद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा कहीं पर भी आप लोग कुआं खोदकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग किसी से परमिशन नहीं लेनी है। आप लोगों को अगर बात करें, जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे अपने भी याद आई। हमारा अभी लगभग मुझे लग रहा है 4 या 5, मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम हो गया होगा, 4-5 तो नहीं, ज्यादा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। 4-5-6-7 के करीब साल हो गए होंगे कि हमारा जो एक पुराना कुआं था, ठीक है, वहां से हटाकर हम लोगों ने समरसेबल खेतों में लगवाया था अलग से। तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो किसान हैं और उन्होंने अपने अलग अलग इस तरीके से चीजें क्रिएट की हैं, पर लेकिन किससे परमिशन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि खेत हमारा है, वो हम लोग कुछ भी करें उस खेत में, तो जमीन हमारी हो गई तो कहीं पर भी हम लोग कुएं खोदते हैं। तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। तो हमारे देश में हर रोज माना जाता है कि सैकड़ों कुएं खोदे जाते हैं एवरी डे। तो इसके चलते कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार कुएं ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, उनमें कई बार दुर्घटना देखने को मिलती है। बोरवेल आप लोगों को देखने को मिला, कई बार बच्चे गिर जाते हैं उन बोरवेल के अंदर में, तो वो भी होता है। और कई बार उनके चलते उससे जो कुआं खोदा जाता है, बोरवेल खोला जाता है, उसके अंदर से कई बार कॉन्टेमिनेटेड भी हो जाता है पानी। ऐसी भी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी, पर लेकिन कोई रेगुलेशन ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ करना है। तो ये मुझे अभी पढ़ते हुए लगा कि हाँ ये सही बात बोली गई है। तो आप लोग अपने आसपास नजर उठाकर देखोगे, जब कोई आर्टिकल सुनोगे तो बहुत सारी दिक्कत आप लोग को अपने आसपास भी नजर आ जाएगी। क्या कोई ऐसी आप लोगों को लगी है तो बताइएगा जरूर। आगे बात करें, यहाँ पर ये एक फेडरल इशू के बारे में बात की जा रही है। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर में यहाँ पर बेसिकली रखा गया है इस पर्टिकुलर मुद्दे को, यानी कि ये यहाँ पर वोटर वाला इशू जो है यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आता है। तो जब स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर पूरा दामोदार जो रहेगा वो स्टेट के ऊपर रहेगा। पूरा दामोदार क्या, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे दी गई है। वैसे सेंटर भी पीछे नहीं है, सेंटर ने भी कई सारे स्टेप यहाँ पर उठाए हैं, पर लेकिन अलग अलग राज्य ने ज्यादा स्टेप उठाए हैं। जो अलग अलग राज्य स्टेप उठा रहे हैं उसके बेस पर आप लोगों से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य ने क्या क्या स्टेप यहां पर उठाए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहां पर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो यहां पर जल शक्ति अभियान हमारे देश में लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्टर प्लान बनाया गया यहां पर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल का नाम सुना है ना, कि पानी जो होता है एक तरीके से जमीन के अंदर में अगर आप लोग निकाल लोगे तो फिर पानी रिचार्ज भी करना है। एक्वीफर बोलते हैं उसको, आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या, मैंने कई बार पढ़ाया भी आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाती है कि पानी जो है वो भरता रहना चाहिए। होता क्या है हमारे बेसिकली देश में आज के डेट में, जहां जहां पर पक्का होता चला जा रहा है उसकी वजह से पानी जो है वो एक्वाफिर के थ्रू जो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। इसलिए पानी भी ज्यादा एक तरीके से बहकर सारा समुद्र के अंदर चला जाता है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। जोहड़ वगैरह हुआ करते थे तालाब, वे हम लोगों ने भर दिए हैं वहां पर, मतलब गवर्नमेंट वाला एरिया भी भरकर वहां पर किसी ने घेर बना लिया, किसी ने कुछ बना दिया। ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। कई सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस ऐसे भी किए थे जहां पर ये बताया गया था ऐसे ऐसे भी एरिया जहां पर खुद गवर्नमेंट की वहां पर एक तरीके से पंचायत वगैरह बना दी, ठीक है, पुलिस स्टेशन वगैरह बना दिए तालाब को भर भर कर। तो ये नजर आएगी चीजें। नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 की, अटल भूजल योजना है, इसी के साथ में एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, जो मैंने बोला ना अभी यहाँ पर वाटर रिचार्ज के बारे में, और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम चला दे, अब इंप्लीमेंट करना तो स्टेट को है। स्टेट कितना इंप्लीमेंट कर रही है, तो स्टेट उसमें से अपने अपने वर्जन यहाँ पर निकाल कर लेकर आती है। तो जो स्टेट के वर्जन है हम लोग उनको भी समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको ध्यान से इसलिए सुनिएगा, कई बार आप लोगों से क्या आता है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम बता देंगे और उनको मैच करने के लिए आप लोगों को बोलेंगे मैच करके बताओ, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो अलग अलग राजस्थान की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, अगर गुजरात की अलग है तो तेलंगाना की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, और यहाँ पर हरियाणा की अलग है, बिहार की अलग है। तो कई बार आप लोगों से मैप करने के लिए भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो यहाँ पर अभियान है ये राजस्थान का है, ठीक है। तो कई बार स्कीम के नाम दे देंगे, ये वाटर जो हार्वेस्टिंग के कई सारे प्रोग्राम के नाम बता देंगे और बोलेंगे बताओ किस राज्य का है। यहाँ पर बात की जा रही है जलयुक्त यहाँ पर शनिवार, ये महाराष्ट्र का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जलयुक्त साहिबार, ठीक है। तो ये आप लोगों को महाराष्ट्र का नजर आएगा। सुजलम सुफलम, अच्छा शब्द है आप लोगों ने पढ़ा होगा आप, सुजलम सुजलम, ठीक, सुजलम सुफलम। अगर शब्द का मतलब पूछो आप लोगों से बताओगे इसके बारे में, मतलब सुजलम का मतलब क्या है और सुफलम का मतलब क्या है, वीडियो को पॉज करके बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। इसी के साथ में मुख्य बात की जा रही है मिशन काकतिया, ये तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगा। इवन तेलंगाना के अंदर काकतिया डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो तेलंगाना के अंदर नहीं, मतलब काकतिया डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी, हिस्ट्री के नाम पर इसको रखा गया, ठीक है।
तो मिशन काकतिया रखा गया। इसी के साथ में नीरू चिट्टू, ये आंध्र प्रदेश के अंदर जल जीवन, ये एक तरीके से जल जीवन हरियाली, ये बिहार के अंदर में, और हरियाणा ने तो जहमत ही नहीं उठाई, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया जल ही जीवन है भाई साहब, ठीक है, अपना जो है जल ही जीवन है तो जल को बचा लो। यहाँ ये शब्द क्या होता है, सुजलम सुफलम, तो ये इंपोर्टेंट शब्द मैंने इसलिए बोला, कई बार ना आप लोगों से इस तरीके छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करो तो सुजलम का मतलब क्या है, यहाँ पर सुजलम का मतलब देखने को मिलेगा आप लोगों को क्या, वाटर, ठीक है, और सुफलम का मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रूट यानी कि फल, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से नाम को रखा गया, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। और बाकी काकतिया जो डायनेस्टी है यहाँ पर, उसके बारे में हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग उसका टाइम ड्यूरेशन बताइए, चलिए कब से कब तक करा, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में आप लोगों को नजर आएगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, कुछ रीजन में, हालांकि कर्नाटक और उड़ीसा वाले रीजन में भी रही है डायनेस्टी, पर लेकिन मेनली साउथ इंडिया में आप लोगों को नजर आएगी काकतिया डायनेस्टी। तो हिस्ट्री का पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लेना आप लोग, ओके। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, और इसलिए इंपोर्टेंट हो गई क्योंकि इसके ऊपर हाहुल्ला भी काफी ज्यादा हो गया है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है यहाँ पर, अभी यहाँ पर अमेंडमेंट करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। आखिर क्यों? देखिए, अगर कुछ भी चेंज करना है यहाँ पर लॉ के अंदर में, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हो। तो नया लेकर क्या आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है, ताकि यहाँ पर जो नोट शब्द यूज किया गया है जो एक्ट के अंदर में, उसमें अब यहाँ पर डिजिटल शब्द भी यूज किया जा सके कि हाँ ऐसी भी कोई करेंसी होती है। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर उसको कैसे यहाँ पर बताएंगे उसके बारे में, तो वो ही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो बिल जो है वो अभी हमारे देश में लाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो वर्चुअल करेंसी जिसको बोलते हैं। तो पार्लियामेंट सेशन में उसको रखने की बात की जा रही है, तो उसके चलते कई जगह आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर आएंगी उसको रेगुलेट करने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां जहां पर रेगुलेट चीजों को करता है, करेंसी को, वहां डिजिटल शब्द भी अब ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हर एक उस एरिया में जहां पर करेंसी शब्द जो बेसिकली यूज किया जा रहा है, बैंक नोट यूज किया जा रहा है, अब वहां पर डिजिटल शब्द भी ऐड किया जाएगा। तो इसलिए उनके अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहां पर बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, तो ये एक तरीके की डिजिटल फॉर्म ऑफ फियाट करेंसी आप लोगों को नजर आएगी। मतलब क्या होता है, ये फियाट करेंसी कैसी होती है, जो कि एक लीगल टेंडर यहां पर इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यहां पर कल को कोई दिक्कत हो रही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बैंक लेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे नहीं आज के वर्चुअल करेंसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो यहां पर इसको आप लोग अपना जो वॉलेट है उसमें आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कई सारे पेटीएम हो गया, भीम, यूपीआई, ये सब चीजें यूज करते हैं, तो उसमें डाल सकते हैं। और रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो लीगल टेंडर जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भाषण 2016 में, जब उनके द्वारा 500 और 1000 के नोट थे वो बंद किए गए। तो उस टाइम पर उनके द्वारा बोला गया था कि आज से ही 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुराने 500 और 1000 के नोट अगर किसी के पास में रहेंगे तो वो एक कागज के टुकड़े रहेंगे, वो उनको कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए उनको सबको बैंक में रिटर्न कर दो। तो लीगल टेंडर उनका खत्म कर दिया। तो लीगल टेंडर यहां पर गवर्नमेंट जब तक रखती है करेंसी का, तो वही तब तक ही आप लोग उसको यूज कर पाओगे। तो कागज का टुकड़ा बन जाएगा, वरना उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर 2000 का नोट है, उसको लीगल टेंडर अगर हटा दें तो उसकी कोई 20-30 रुपए रहेगी उसकी कीमत। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो इसके बारे में बात की जाए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, तो ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड की गई है बिटकॉइन से। बिटकॉइन से इंस्पायर्ड तो है, पर लेकिन ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है उसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, और इसको यहां पर रेगुलेट किया जाएगा, इसको एक लीगल टेंडर रखा जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग विश्वास कर सकते हैं। ये इलोन मस्क के इन्वेस्टमेंट से ऊपर नीचे नहीं होने वाला है कि इलोन मस्क ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऊपर बढ़ गया, और इलोन मस्क ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो नीचे चला गया। तो इलोन मस्क की जो ट्यून है उस पर डांस नहीं करने वाला है, ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कई सारी बातें, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहां पर आ गया कि काफी ज्यादा जो मेल प्रैक्टिस चल रही है उसको रोकने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट जरूरत है। यहां पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आज के डेट में काफी सारे उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो हीरो हैं, एक्टर्स हैं, वो भी आज के में इसके बेस तरीके एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट मुझे याद आ रहा है, आई थिंक कि आयुष्मान खुराना उसका ऐड कर रहे थे। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा कि डिजिटल जो यहां पर ये जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा इसका ऐड देखने को मिल रहा है, और रिटर्न इतना हाई है इसके अंदर में कि लोग अपने आप मजबूर हो रहे हैं कि एक नहीं रातों रात लोगों को पैसे कमाने की चाह रहती है, तो इसके अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि बाकी कहीं पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा है, खासकर कोविड-19 के चलते सेविंग जितनी भी स्कीम थी सब में गवर्नमेंट ने जो है अपने खासकर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी कम कर दिए। इसी के साथ में सेंट्रल बैंक जो है वो यहां पर चेक रखना चाहता है कोई
मैल प्रैक्टिस ना हो। पता चला कल को जो है हवाला के लिए यूज किया जा रहा है। हवाला में क्या होता है, मनी डायरेक्ट नहीं जाती है वहां पर, एक तरीके से एक दूसरे को नहीं, एक तरीके से बिना मनी को ट्रांसफर किए उनका काम हो जाता है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, ये मान लीजिए इंडिया के अंदर है और ये पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान वाला अगर इंडिया के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है तो वो अपने आदमी को बोलेगा कि उसको यहां पर जाकर पैसे दे दे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले को। फिजिकल फॉर्म में करेंसी नहीं आएगी। और यहां पर इंडिया को कोई कराना होगा पाकिस्तान के अंदर, किसी को उठवाना है, अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा, अपने इंसान को बोल दे किसी को उठा लो उसको वहां से। ठीक है, तो ये ऐसी हरकतें की जाती हैं। और जब यहां पर ये अगर यूज किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी तो कोई उसको चेक ही नहीं कर सकता है कि कहां से कहां पर जा रहा है। तो इस तरीके से वहां पर उसको रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। कल को टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो कई सारी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें यहां पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में वोलेटिलिटी, यानी कि आज ऊपर चलेगी कल अर्श पर, परसों परसों फर्श पर। तो डिमांड और सप्लाई मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, बोला कि मैं 2 बिलियन करेंसी खरीदने वाला हूं, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी। तो मार्केट में भाव बढ़ जाएगा और बोला नहीं खरीदूंगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करते थे, शाम को मान लीजिए नशा कर लिया, ठीक है, तो कुछ भी आकर कमेंट कर देंगे, सुबह को ट्विटर पर लिख देंगे, उठते एकदम फिर बोलेंगे यार गलती हो गई थी, ठीक है, तो वाली हरकतें। तो इलोन मस्क ने भी कुछ ऐसे किया, यहाँ पर बोला था कि इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी खरीद पाएंगे आप लोग, फिर आगे बोला कि मेरे से गलती हो गई, तो वहां पर तुरंत वो धड़ाम नीचे आकर पड़ी। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी ऑन डॉलर आज के डेट में काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी अगर डिजिटल करेंसी खुद की आएगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी खुद की आएगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दूसरों की चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और यहां पर इससे क्या रहेगा, हम लोग अपने व्यापार में अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, किसी से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और ना इसको कोई छापना है जाकर कि हाँ इसको छापोगे दूसरों को दोगे वो उसको कन्वर्ट करेगा, सारी चीजें ऑनलाइन आप लोगों को नजर आ जाएगी। इसी के साथ में जो यहाँ पर प्राइवेट जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी, आगे चलकर अगर उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो फिर थ्रेट हमारे देश के लिए हो जाएगी। तो उसके चलते भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सामने वाले की करेंसी आ गई दुनिया भर की प्राइवेट करेंसी, हम लोगों ने अपनी लॉन्च नहीं करी तो फिर हम लोगों को भी उनके ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ जाएगी। आगे चलकर प्रॉक्सी वॉर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मार्केट में जिसका प्रोडक्ट सबसे पहले आ जाता है उसको ही लोग यूज करने लगते हैं और उसी की लोगों को आदत पड़ जाती है, और वही ज्यादातर यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेगा। चाइना ने अभी यहाँ पर अपनी करेंसी को लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। यूएसए यहाँ पर वो भी कोशिश कर रहा है कि खुद की अपनी करेंसी लेकर आए। तो फाइनल प्रोडक्ट जिसका सबसे पहले आ जाएगा वही यहाँ पर कन्वर्टेबिलिटी में यूज किया जाएगा। हर एक जो फाइनल जो यहाँ पर नेशनल या फिर फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है उसके अंदर जो देखने को मिलेगा, तो डिजिटल रुपी जो है वो जस्ट एक तरीके से साइड में रखी हुई रह जाएगी। तो अगर चाहते हो कि सबके साथ में चलना है तो हम लोगों को भी इनके ऊपर काम करना पड़ेगा कि अपनी भी खुद की एक करेंसी लेकर आनी है। वो नहीं कहते कि जिस तरीके से बहाव के साथ में अगर चलोगे तो निकल जाओगे वरना कहीं पीछे रह जाओगे, तो वो वाला मुद्दा यहाँ पर नजर आएगा। तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, इसीलिए खुद की अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर, तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर बढ़ पाओगे। पर लेकिन इसके चलते भी कई सारे दिक्कत देखने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा कि कितना आप लोग टेक्नोलॉजी या वैलिडेशन मैकेनिज्म आप लोग लेकर चल रहे हैं, किस बेस पर आप लोग चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, क्या सब तक वो चीजें पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएगी। पता चला कि यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक काफी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं कि लीगल चेंज किस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे, ठीक है, किस तरीके से आप लोग करेंसी को पहुंचाओगे, उसके एक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। कई सारे एक्ट है यहाँ पर, कोइनेज एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट जिसको फीमा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसी के साथ में सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। और कल को यह भी हो सकता है कि सडन अगर आप लोगों को देखने को मिले, आप लोगों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करी, जो बैंक है उसके अंदर से सबने पैसा निकाल कर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे इसके तरीके से भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि सडन फ्लाइट देखने को मिला कि यहां पर लोगों ने बैंक में से पैसा निकाल कर उसमें डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो आप लोग उसको कैसे रोकोगे, तो वो भी आप लोगों को समझने वाली बात थोड़ी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर कुछ स्टेप उठाए हैं, तो उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। ये याद रखिएगा, सबसे पहला दुनिया में जो देश बना वो बना ई सिल्वाडोर। तो ई सिल्वाडोर वो कंट्री है यहाँ पर, ये कहां पर पड़ता है, ये अमेरिका के अंदर पड़ता है, अफ्रीका के अंदर पड़ता है, मतलब कहां पर पड़ता है ये आप लोगों को बताना है, यूरोप के अंदर पड़ता है, बताइए इसके बारे में, ठीक है, बताना क्या ये रहा सेंट्रल अमेरिका। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यहाँ पर ये जिसके द्वारा लीगल टेंडर बना दिया गया है। तो यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाली पहली कंट्री है यहाँ पर ये। ब्रिटेन जो है उसके द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है पॉसिबिलिटी की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है यहाँ पर वो सामने निकल कर आए। चाइना ऑलरेडी टेस्टिंग स्टार्ट कर चुकी है रिनमिनबी की डिजिटल फॉर्म में, तो उस पर लगी हुई है। अनऑफिशियली उसके द्वारा डिजिटल करेंसी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसको बोला गया है। आरबीआई ने हमारे देश में क्या किया, डिजिटल करेंसी को बैन कर दिया 2018 में। पर लेकिन यहाँ पर जब लोग जो है कोर्ट के अंदर गए
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम इसको बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो उसका अधिकार है कि वो अपना व्यापार करे, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट जो थर्ड है फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रखे हुए हैं। इसके अंदर आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों को बताता है इसके बारे में कि आप लोगों को यहां पर लोगों को व्यापार करने देना है, तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो उसके चलते बोला गया कि आप लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं, आप लोग इसको परमानेंटली बैन नहीं कर सकते। तो उसके चलते यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे और अपनी खुद की करेंसी यहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल को अगर लोगों का पैसा यहां पर डूब जाता है तो दिक्कतें गवर्नमेंट को देखने को मिलेगी, इकोनॉमी में काफी ज्यादा भूचाल यहां पर आ सकते हैं इसको लेकर, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और क्या है सिग्निफिकेंस क्या रहेगा यहां पर, तो ये जरूरी है कि आप लोग कल को चलकर इनको मैनेज करो, ठीक है। डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए यहां पर अपनी ही करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये जरूरी है। इससे जो पब्लिक का जो एक तरीके से जो पब्लिक की जो दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी और पता चला एकदम चीजें खत्म हो गई तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। हमारी खुद की करेंसी में हम लोग अपनी खुद की डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। करेंसी अगर आएगी तो उससे एक फायदा ये रहेगा, छापने की टेंशन खत्म हो जाएगी। डिजिटल करेंसी आ गई तो आप लोग जो बैंक ने आज के मेंटेन करते रहते हैं इतना पैसा छापो, ये करो वो करो, वो सारी चीजें ही खत्म हो जाएगी आप लोग की, डिजिटल फॉर्म में रहेगी, कहीं किसी के हाथ में पैसा ही नहीं आने वाला है, तो ये एक अच्छा मुद्दा आप लोगों को और देखने को मिलेगा। पर लेकिन नहीं, ज्यादा सिक्योर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी, कहां पर आप लोग को चेंज करना है तो समझना पड़ेगा, बाहर की करेंसी आ रही है उसका कितना डोमिनेशन है देश के अंदर वो समझना पड़ेगा, तो कई सारे मुद्दे और भी सामने निकल कर आएंगे। तो ये था पूरा मुद्दा, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो मुद्दा है यहां पर, आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में देश में काफी लार्ज स्केल पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाता है। मेक इन इंडिया मतलब देश के अंदर प्रोडक्ट बनाओ, देश के अंदर अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। पता चला प्रोडक्ट तो बना दिया आप लोगों ने, मेक इन इंडिया लिख दिया और बाहर प्रोडक्ट ले जाकर बेच रहे हो तो उसकी क्वालिटी खराब होगी तो आपकी इज्जत बेइज्जत नहीं होगी वहां पर कि प्रोडक्ट खराब दे दिया उस इंसान ने, नहीं, उस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह कि इंडिया की बेइज्जती होगी वहां पर, देश की, हमारे देश की बेइज्जती होगी बाहर अगर आप लोग प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाते हो। तो इसी के ऊपर ध्यान देते हुए काफी अच्छी बात यहां पर की गई जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, तो ये स्कीम लेकर आई गई, यानी कि जीरो डिफेक्ट होना चाहिए उसके अंदर, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, कस्टमर उसको एंजॉय कर सके, सारा जो भी यहां पर नॉन कन्फर्मेंस और नॉन कंप्लायंस का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए, प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो कर रहे हैं और जीरो वेस्टेज उससे जनरेट होना चाहिए, तो ताकि कस्टमर जो है वो हर लेवल पर खुश रहे और बोले वाह प्रोडक्ट खरीदना है तो मेक इन इंडिया खरीदना है, वो वाली बातें निकलकर सामने है। इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम लोग इंपोर्ट जो है वो काफी कम करेंगे, इससे हमारे देश में जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी कम होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम लोग इंपोर्ट तो ज्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। इससे देश को नुकसान क्या होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सामान बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो बाहर हम लोग पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए चाइना से कुछ खरीद कर लेकर आए तो चाइना को पैसा दिया हम लोगों ने, तो हमारे देश का पैसा जो है वो देश से बाहर जा रहा है, तो इससे हमारे देश की जीडीपी को भी नुकसान देखने को मिलेगा आप लोगों को। पर लेकिन अगर देश के अंदर पैसा आ रहा है तो आप लोग सोचिए कि जीडीपी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के चलते जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट मतलब एक तरीके से जीरो एयर पोल्यूशन होना चाहिए, लिक्विड डिस्चार्ज क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट कितना नजर आ रहा है, जीरो वेस्टेज नेचुरल जो रिसोर्सेज है, तो एक तरीके से उसका जो इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है, तो इसको जो ZED है यहाँ पर, ये इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में, ताकि सारी चीजों को सही से लेकर चला जा सके। तो अगर डेटा के हिसाब से माने तो 23,948 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनके द्वारा रजिस्टर किया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर, यानी कि कल को अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिया और आप लोगों को इस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, तो इसका मतलब यह कि आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप लोग की क्वालिटी की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी अगर उसके ऊपर ये वाला ठप्पा लग गया, तो ये वाला ठप्पा जो है वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 इडियट में देखा ना, अरे नए मुर्गे आओ ठप्पा लगवा लो, ठीक है, जो रैगिंग ले रहे होते हैं ना मुर्गे थोड़ी ना बोलते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं वहां पर, वो कुछ और शब्द यूज करते हैं याद नहीं आ रहा है। जब फिर आता है वहां पर आमिर खान, श्यामल दास, रणछोड़ दास छाछड़, ठीक है, तो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि ठप्पा लग गया, तो इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च आज नहीं की गई थी, 2016 में की गई थी, तो उसके चलते यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उसने यहाँ पर चीजों को लेकर चलने की बात की और सर्टिफिकेशन देने की बात की। तो इससे मतलब ये हो गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इफिशिएंसी है इस प्रोडक्ट की, फाइनेंशियल स्टेटस, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की डेप्थ में इन चीजों को यूज किया गया। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो आप लोग उस पर विश्वास कर सकते हो। तो ये कहां से आता है निकलकर, क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट किया गया है, उसके द्वारा नेशनल मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग यूनिट।
तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली बात है उसको देखने के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक एजेंसी बनाई गई है ताकि उसके ऊपर निगरानी करे कि भाई साहब जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो उसकी क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में, हाँ आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात है। जैसे नहीं एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मुझे लैपटॉप का स्टैंड लेना है, तो मैंने उसको बोला था कि मतलब ये स्टैंड ले लेना, ठीक है, सस्ता भी है और क्वालिटी में भी अच्छा है तो उस बच्चे के द्वारा फिर मुझे मेल भी किया गया था, तो मैंने उसको उसे मैंने बोला कि ये वाला लेना, गर्दन में दर्द होता काफी लंबे समय तक वो लैपटॉप के सामने बैठा रहता था, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उसने अभी फिर मेल आया कि सर काफी फायदा हो रहा है उससे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने जब वो स्टैंड लिया मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने उसके बारे में आप लोग को बताया भी था। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपना जो प्रोडक्ट यूज कर लिया तो उसकी क्वालिटी का पता चल गया, तो दूसरों को भी लोग रिकमेंड करने लगते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक तरीके से एक बच्चे के द्वारा ये बोला गया था कि सर मैंने आपकी जो वीडियो थी अपने कई सारे दोस्तों को दिखाई, ठीक है, तो उसमें से कुछ दोस्त जो है वो रेगुलर देखते हैं और हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं आपकी वीडियो के ऊपर। तो इससे क्या होगा, उससे आप लोग का जो एक तरीके से और अच्छा क्वालिटी का डिस्कशन होने लगा, आप लोग और अच्छी चीज डिस्कस करने लगे, एक दूसरे को समझाने लगे, समझने लगे। किसी दिन एक का लेक्चर मिस हो गया तो दूसरे ने समझा दिया, तो वो वाली चीजें, तो बहुत सारी बातें उसने वीडियो भी सेंड किया, मैंने बोला वीडियो सेंड करना, तो कई सारे बच्चे अब भी वीडियो सेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे चीजें जो है और ज्यादा अच्छे लेवल पर आप लोगों को इंप्रूवमेंट होती नजर आएगी। तो ये वाला मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कई बार ना कई सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोग लिखते हो, कई अच्छा लगता है, कई बार तो मेरा मूड इधर उधर होता है ना, आप लोगों की वीडियोस वगैरह सुन लेते हो मेरा भी मूड सही हो जाता है, जैसे आप लोगों का मूड सही होता है मेरी वीडियो सुनने से ठीक है, तो दोनों ही तरफ से है, देखिए यार ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं यहाँ पर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के बारे में। तो सर्टिफिकेट और जो रेटिंग के बारे में बात करें, तो रेटिंग जो वेटेज है यहाँ पर अगर बात करें उसके देने, तो यहाँ पर एक तरीके से हर एक पैरामीटर पर आप लोगों को यहाँ पर एवरेज उतरना पड़ेगा कम से कम, ऐसा नहीं है कि एक में हाई और एक में बिल्कुल लो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो यहाँ पर अगर बात करें तो इसके चलते इनेबलर है यहाँ पर, अगर पैरामीटर पर आप लोग उतर पा रहे हैं तो सारी चीजें सही देखने को मिलेगी, ऑपरेशन लेवल पर काम नजर आएगा। तो इसके बेस पर इनके द्वारा यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट की कर दी गई। जैसे नहीं मेंबरशिप में हम लोगों ने रख रखा है ब्रॉन्ज मेंबर, सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर, तो यहाँ पर डायमंड भी है और प्लेटिनम भी है। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड यहाँ पर किया गया है कि कौन किस क्वालिटी पे लेकर यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि 50% पैरामीटर जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट रेटिंग के देखने को मिलेंगे, 25 पैरामीटर यहाँ पर जो इससे डिफेंस रेटिंग है उसमें नजर आएंगे। तो ये मैच्योरिटी असेसमेंट मॉडल के थ्रू यहाँ पर काम पूरा किया जाएगा। ये आप लोग एक बार याद रखिए ना रखिए, 5 जो यहाँ पर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, ये वाला मुद्दा आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन भी आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते अगर किसी को यहाँ पर ब्रॉन्ज दे दिया गया, सिल्वर दे दिया गया, गोल्ड प्लेटिनम दे दिया गया किसी को, तो यहाँ पर डायमंड दे दिया गया, तो इसका मतलब किसी को डायमंड दे दिया तो इसका मतलब शानदार तरीके से काम कर रहा है वो एरिया, तो वो वाला मुद्दा आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। तो इसको अप्रिशिएट करने की भी बात यहाँ पर की जाती है। इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है डेवलप ऑन इकोसिस्टम फॉर जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन एमएसएमई। तो ताकि यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसमें जीरो डिफेक्ट रहेगा तो और अच्छा हमारा सामान बाहर बेचा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा होगा। देखा कि हाँ जापान, मेड इन जापान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार। ठीक है, तो मेड इन इंडिया अगर एक बार को ये ऐसी फीलिंग बन गई कि हाँ इंडिया का प्रोडक्ट खरीदो अच्छा रहेगा, तो फिर सोचो कितना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और सर्विस हम लोग अच्छी प्रोवाइड करा दे। तो प्रोफेशनल के थ्रू यहाँ पर चीजें करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट प्रॉपर दिया जाएगा और मेक इन इंडिया कैंपेन चलेगा, तो और अच्छा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग चीजें आगे निकल कर आएगी। तो यह है काफी इंपोर्टेंट मुद्दा जो कि आप लोग समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर ये भी नजर आएगा। अभी क्या है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया 5वां एडिशन इंडिया यंग वोटर जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक वोटर रिलेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रोग्राम के थ्रू मिलकर काम करेंगे। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये नेशनल हाइड्रोलॉजी जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू यहाँ पर लिया जा रहा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया वोटर जो सेंटर है ये मिलकर काम करे कंसोर्टियम के थ्रू, यानी ग्रुप के थ्रू, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी भी है। देखिए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अच्छा काम कर रखा है उस एरिया में, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से सीखेंगे, हमने अच्छा काम करे तो ऑस्ट्रेलिया हमसे सीख लेगा। तो उसके चलते बेसिक प्रोग्राम यहाँ पर ये है कि हम लोग आउटकम ड्रिवन जो पार्टिसिपेशन अप्रोच लेकर चलेंगे कि ऐसा कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं और कितना प्रोग्राम आप लोगों को फिनिश करना है, तो वो देखने को मिलेगा। तो बोला ये जा रहा है कि प्लान किया जा रहा है कि लेटर हाफ जो 2022 का जो लेटर हाफ रहेगा उसमें चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये मुद्दा है। इसी के साथ में क्या क्या एक तरीके से इंगेज करना है, ट्रेनिंग कैसे लेकर चलनी है, प्रोग्राम को कैसे अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है 70, 20 और 10 फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, एक तरीके 3 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। 70% एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा लर्निंग और डेवलपमेंट ऑन द जॉब्स। ठीक है,
जो एक्सपोजर रहेगा 20% रहेगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू द अदर्स, ठीक है, और एजुकेट करने का 10% रहेगा। तो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन, तो यहां पर ये इसको 70 20 और 10 में इसको डिवाइड किया गया, जिसके थ्रू यहां पर ट्रेनिंग भी की जाएगी और कैसे हम लोग इन चीजों को लेकर चलेंगे। फोकस रहेगा जेंडर इक्वलिटी के ऊपर और डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी कि एक साइड में लेकर चलना है चीजों को, ताकि स्किल जो है वो हर सोसाइटी के मेंबर की हम लोग यहां पर डेवलप कर सके और इन चीजों में अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आ सके। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट कहीं से निकल कर आए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला मान लीजिए आज की डेट में ना आप लोग कोई काम स्टार्ट करें और आप लोग बोले कि यार काम स्टार्ट कर देते हैं, कोई ना हमको आकर यहाँ पर पैसा दे देगा, थोड़ा सा उससे काम चलता रहेगा, पर लेकिन किसी ने पैसा दे दिया, वो काम कुछ दिन तक चलेगा फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से फिर रुक जाएगा वो, अगर वहां पर उसको उतना प्रॉपर पैसा नहीं मिलेगा। पता चला उसने 4-5 बंदे रख लिए नीचे और काम करना स्टार्ट कर दिया, अब उनको तो सैलरी चाहिए कि आपको पैसा मिले चाहे ना मिले ऊपर से, तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग उस तरीके से मुद्दे को लेकर चलें कि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकल कर आए। नेसेसरी स्किल, नॉलेज, बिहेवियर लोगों का होना चाहिए। पानी को सेव कैसे करना है, ठीक है, वाटर एक रिसोर्स है, कैसे उसको लेकर चलना है, प्रायोरिटी कैसे देनी है सेक्टर में, तो वो वाली चीजें यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी। और हेल्प करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एक जो माहौल बन जाता है ना पानी को लेकर कि ये सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर कैसे उसको पार्टिसिपेट करना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर चलना पड़ेगा। सरफेस वाटर को भी कैसे लेना है और ग्राउंड वाटर को भी, ऐसे नहीं कि ऊपर से चीजों को देखकर निकल जाना है और पैसा हजम कहानी खत्म, वो वाला मुद्दा यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किसका प्रोग्राम है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो कब क्रिएट की गई थी, क्या आप लोगों को बताइए जरा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसमें कई सारे समझौते आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। जिस तरीके से चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, ये हमारा इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यूरोप के थ्रू, अफ्रीका के थ्रू, यहाँ पर खासकर सेंट्रल एशिया को होते हुए। तो ये देखने को मिलेगा। लोकेशन क्या है, यूरोप के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग एरिया के थ्रू, तो कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रसिया। मेजर सिटी भी कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारी मुंबई हो गया, ठीक है, बंदर अब्बास हो गया, तेहरान हो गया, बाकू हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया अस्त्राखान, ठीक है, मॉस्को, कई सारी सिटियां रटनी नहीं यहाँ पर, ये अपनी मुंबई जरूर याद रखना। लगभग 7200 किलोमीटर का ये रूट आप लोगों को नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर अशखाबाद एग्रीमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया के द्वारा, ओमान के द्वारा, ईरान के द्वारा, तुर्कमेनिस्तान के द्वारा, उज्बेकिस्तान के द्वारा और कजाकिस्तान के द्वारा। तो ये एक रूट मॉडल है जो कि हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, नेक्स्ट हम लोगों ने दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे देखा, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंट्रल वाटर से रिलेटेड बातें की, कहां पर कितना पानी है, तो सारा डिटेल में मैंने बता दिया किस किस राज्य की कौन सी स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, ये आप लोग जरूर याद रख लेना, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की किसके बारे में, सेंट्रल डिजिटल करेंसी के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, कौन कौन सी चीजों के अंदर चेंज लाने वाला है और हमारे देश के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है वो समझा। जीरो इफेक्ट के स्कीम के अंदर सारी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक प्रोग्राम के बारे में बात की जिससे हमें चलते हमारे देश में कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वाटर की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में बात की जो कि काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये था सारा, कौन सा डे था जो इसका इंपॉर्टेंट थीम आप लोगों को बताना है, GCZWB क्या है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड जो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई और वाटर किसका सब्जेक्ट है ये बताना है। CBDC क्या है ये बताइए। ZED क्या है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। QCI क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बताइए। आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी बात करें रिसेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा गरीब कहां पर है और सबसे ज्यादा आप लोगों को कहां पर अच्छे से रहने वाली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये यहाँ पर इंटरनल जो रिपोर्ट किसकी होल्ड रखी गई थी, किसके द्वारा, ये बताना था, जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट भी डाल रही थी। गंगा का जो कनेक्शन एग्जीबिशन ये किस पर्टिकुलर ये यहाँ पर कंट्री से रिलेटेड था। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12वीं कहां पर हुई थी। नेशनल रिवर जो गंगा बेसिन अथॉरिटी कहां पर लोकेटेड है। यहाँ पर एनसीसी के बारे में बात की थी, कब फॉर्म किया गया था, कौन सी कमेटी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। उसी के साथ में अभी यहाँ पर एक एक्ट में चेंज करने की बात की गई थी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलो। तो नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार जो है वर्स्ट कंडीशन में है यहाँ पर और केरला जो है बेस्ट कंडीशन में है। अगर ग्लोबल लेवल के इंडेक्स के बारे में बात करें तो 109 कंट्री में से हमारी रैंक जो है वो है 66।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर होल्ड की गई थी इंटरनल वर्किंग कमेटी के बारे में बात की थी, और लंदन के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था गंगा जो गंगा कनेक्ट यहाँ पर कनेक्टेड एग्जीबिशन, ठीक है। इसी के साथ में ग्लासगो के अंदर हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वो डिस्कस की थी। नेशनल रिवर जो गंगा बेसिन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई। एनसीसी के थ्रू बात करें तो 1948 के अंदर चीजें देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कंजरू कमेटी, ठीक है। तो कुंजरू कमेटी बनाई गई 1946 में, और इसके एक्ट के अंदर चेंज किया जा रहा है ताकि आगे चलकर हम लोग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकें। तो ये था पूरा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा अच्छे से। अगर हाँ तो बताइएगा। पीडीएफ जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना, जो आप लोगों को मिल जाएगी, और मेरे साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं और यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।